डिमिनिशिंग माने नीचे जाना, घटना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज। तो मार्जिनल यूटिलिटीज जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। तो हम जो अल्फ्रेड मार्शल थे जिनका ये पूरा कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कहा कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स from the increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Okay? तो एक एग्जाम्पल हम कर चुके हैं इसको, फिर भी एक एग्जाम्पल यहां पर देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी 10 था, दूसरे का 8, 4, 2, 0, -2, तो इट इज डिक्लाइनिंग, राइट। एक पॉइंट आता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। ओके हम यहां से टोटल यूटिलिटीज भी निकाल सकते हैं। टोटल यूटिलिटीज कैसे निकलेगी? मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड करके। तो पहले की 10, दूसरे की 18, फिर 18 + 4 22, 22 + 2 24, फिर 0, फिर 22 अगेन, राइट। और जहां पर सॉरी ये भी 24 हुआ, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 बन जाती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और जब यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है उसको बोलते हैं डिसयूटिलिटी। तो जो चीज हमने शेड्यूल में देखी उसी को अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। एक्स एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी है। वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटीज है। ये रहा नंबर ऑफ यूनिट्स, ये है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, पहले का था 10, दूसरे का 2, दूसरे का 8, तीसरे का 6, फिर चौथे का 2, पांचवे का 0, छठे का -2। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल कर रही है। और ये जब 0 हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी, वो होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब इससे ज्यादा यूटिलिटी आपको अब नहीं मिल सकती, तो इसीलिए ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। जैसे यहां पर देखो टोटल यूटिलिटी 10, 18, 22, 24, 24, 22, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट 24। तो जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है वहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर जाती है, इससे और आगे नहीं बढ़ सकती। ओके सो अब हमने इतना सब पढ़ा। मार्जिनल यूटिलिटी आपने समझ लिया, टोटल यूटिलिटी समझ लिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ लिया। अच्छा, तो ये सब हो गया। अब हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अच्छे से समझ ली। तो हमने यूटिलिटी के बारे में अच्छे से समझ लिया। यूटिलिटी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, ये भी समझ में आ गया। अब यूटिलिटी से प्राइस का क्या नाता है वो हम समझेंगे इस इक्वेशन से। क्या लिखा है मैंने? MUX = PX। ये है अगर आपके पास एक ही गुड है, तो सपोज सिर्फ डेयरी मिल्क है, राइट। तो अब डेयरी, अभी हमने यूटिलिटी नापी। अब अगर मुझे ये जानना हो कि इसका दाम क्या हो सकता है, डेयरी मिल्क का क्या दाम होगा, तो वो डिपेंड करेगा यूटिलिटी पर, है ना। पहली डेयरी मिल्क आपको 100 यूटिल्स की यूटिलिटी दी, तो क्या आप 100 रुपए से ज्यादा उस डेयरी मिल्क के लिए दोगे? नहीं, राइट। फिर दूसरी डेयरी मिल्क आपने कहा आपको 80 यूटिल्स की यूटिलिटी दी, तो क्या दूसरी डेयरी मिल्क के लिए आप 80 रुपीज से ज्यादा दोगे? राइट। अब मार्केट में तो दाम एक ही होता है, पहले के लिए ज्यादा दूसरे के लिए कम, ऐसे तो होता नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितनी यूनिट्स आपको बेचने हैं, सपोज आपको 5 यूनिट्स बेचने हैं, 5 यूनिट्स में हमारे एग्जाम्पल में पहले यूनिट का 100, दूसरे का 80, तीसरे का 60, चौथे का 40, राइट। तो सपोज करो आपको अगर 4 यूनिट्स बेचने हैं, ठीक है, तो आपको चौथा यूनिट बेचने के लिए उसका प्राइस चौथे यूनिट की यूटिलिटी जितना रखना होगा, करेक्ट। फिर से देखते हैं एक बार इसको। सपोज ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें
ये जो चॉकलेट है इसके लिए 10, 20, 30 ऐसी है, राइट। तो पहले यूनिट की यूटिलिटी हुई 10 की, दूसरे यूनिट की यूटिलिटी हुई 8 की, तीसरे की 4, चौथे की 2। अब मुझे दाम सोचना है, कितने रुपए रखूं अपनी चॉकलेट का दाम। अगर मैं 2 रुपए रखूंगी तो पांचवा और छठा यूनिट तो आप नहीं खरीदोगे, चौथा यूनिट खरीदोगे क्योंकि आपकी यूटिलिटी 2 की थी, दाम 2 का था। तीसरा यूनिट भी खरीदोगे क्योंकि आपकी यूटिलिटी 4 की है और दाम है 2। तो प्राइस डाल देते हैं यहां पर, ठीक है। तो अगर प्राइस 2 का है तो आप 4 यूनिट्स खरीदोगे, आप उतने यूनिट्स खरीदोगे जितना जो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जाए। ओके, सो अगर 2 रुपीज है तो जब तक आपको 2 यूनिट्स यूटिलिटी मिलती जाती है आप लेते जाते हो उसको। ऑलराइट, सो MUX इज इक्वल टू PX इज द रूल फॉर बाइंग थिंग्स। प्राइस उतना हो जितनी मार्जिनल यूटिलिटी है, राइट। तो इसमें आप देखो, इससे एक और कॉन्सेप्ट आएगा कंज्यूमर सरप्लस का, वो मैं बाद में कराऊंगी, इसके बाद में कराऊंगी। पहले हम अच्छे से प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी से पता चलता है कितने यूनिट्स आप खरीदोगे, राइट। अगर 2 यूनिट्स प्राइस है, अगर प्राइस 2 रुपीज है तो 4 यूनिट्स आप खरीदोगे। यही दाम अगर 10 रुपीज होता, हर यूनिट का दाम 10 रुपीज होता, तो आप कितने यूनिट्स खरीदते? सिर्फ एक, क्योंकि 10 यूटिलिटी आपको सिर्फ फर्स्ट यूनिट पे मिलती है, दूसरे पे 8 मिलती है, तो घट गई, दाम तो घटा नहीं, तो आप दूसरा यूनिट भी नहीं खरीदोगे। 10 रुपए की डेयरी मिल्क एक ही खरीदोगे, 2 रुपए की होती तो 4 खरीद लेते, है ना। और अभी भी ऐसा ही है, 10 रुपए की डेयरी मिल्क है तो एक ही खरीद सकते हैं, है ना। 2 रुपए की कर दो, 4 ले लूंगा, राइट। सो ये है उसका लॉजिक। सो इसीलिए व्हेन यू बाय थिंग्स you buy till the point where MUX is equal to PX. Okay, now this is, as I said, for one good. What if there were many goods? ये तो एक गुड के लिए हुआ, एक गुड आपके पास तो बहुत सारे गुड्स हैं, तो उसको एफिशिएंटली आप कैसे परचेज करोगे? उसका एक दूसरा फॉर्मूला आता है, उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सपोज आपके पास बहुत सारे गुड्स है, आपके पास तो डेयरी मिल्क भी है, आपके पास तो कोक भी है, आपके पास पेस्ट्री भी है, आपके पास पिज्जा भी है, तो कैसे सोचेंगे कितना पेस्ट्री कितना पिज्जा, राइट। अब तो हम ये वाला अपना फंडा तो लगा नहीं सकते MUX इज इक्वल टू PX, क्योंकि MUX इज इक्वल टू PX के लिए तो फिर तो मतलब डेयरी मिल्क भी 50 चाहिए, कोक भी 50 चाहिए, पिज्जा भी 50 चाहिए और पेप्सी भी बहुत सारी चाहिए, तो उतने पैसे तो है नहीं, तो फिर कैसे सोचेंगे कितना कितना खरीदना है, राइट। तो उसके लिए एक लॉ आता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में क्या करते हैं, जितने भी आपको खरीदना है, सपोज करो आपने खरीदा, ओके, सपोज करो आपने खरीदा डेयरी मिल्क, 2 डेयरी मिल्क खरीदी, तो दूसरी जो लास्ट यूनिट है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी लिखो। तो लास्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी सपोज हुआ 8 का और प्राइस था ₹2, तो 8/2 क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द प्राइस, 8/2 क्या बोलते हैं इसको, ये है पर रुपी यूटिलिटी। मतलब 2 रुपया खर्च करने पर आपको 8 रुपए की यूटिलिटी मिली, है ना, तो 1 रुपया खर्च करने पर 4 रुपए की मिली, राइट। तो ये हुआ आपका पर रुपी यूटिलिटी डेयरी मिल्क का। अब ऐसे ही कोक का निकालते हैं, सपोज करो कोक का पर रुपी यूटिलिटी है 9 और कोक की प्राइस है 3 की, ठीक है। सो कोक का मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो है 9 एंड कोक की प्राइस है 3, तो पर रुपी यूटिलिटी किसकी हुई, कितनी हुई, 3।
तो कोक पे अगर आपने 1 रुपया खर्चा, यूटिलिटी मिली 3 की। डेयरी मिल्क पे 1 रुपया खर्चा तो यूटिलिटी मिली 4 की। कौन सा खरीदोगे? डेयरी मिल्क। हर रुपए की यूटिलिटी कंपेयर करेंगे अब हम, हर रुपए की यूटिलिटी। तो ऐसे ही हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें हर रुपए की यूटिलिटी कितनी बनी, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से उसको कंपेयर करके उसको मैक्सिमाइज करेंगे हम। जैसे सपोज करो पिज्जा, पिज्जा है 100 रुपए का और उससे यूटिलिटी मिली 1000 की। पिज्जा है 100 रुपए का लेकिन यूटिलिटी मिली 1000 की, तो 1 रुपए की यूटिलिटी कितनी हुई? 10 की। तो मतलब मुझे अगर मेरे पास 1 रुपया हो तो ना डेयरी मिल्क ना कोक, मुझे पिज्जा खरीदना चाहिए, राइट? सो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आप हर गुड पे उतना खर्चोगे जिससे उस गुड की पर रुपी यूटिलिटी जो है इक्वलाइज हो जाए। मतलब कि MUX by PX should be equal to MUY by PY should be equal to MUZ by PZ। जैसे कि एक इस एग्जाम्पल में पर रुपी यूटिलिटी डेयरी मिल्क की तो थी 4, कोक की थी 3 और पिज्जा की थी 10 की। तो क्या करो, पिज्जा को और खरीदो जब तक कि उसकी MUX by MUY कम ना हो जाए। पिज्जा को और खरीदो, और खरीदोगे तो क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, तो MUX by PY घटेगा। तो हमें इससे समझ में आता है कि हमें पिज्जा तो बढ़ाना चाहिए, कोक कम करनी चाहिए, बहुत कम है यूटिलिटी, डेयरी मिल्क भी कम करनी चाहिए, कम है यूटिलिटी। जब कोक को कम करेंगे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि कम यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी हायर होती है ना। तो जब कोक को हम कम करेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो कोक की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ानी है तो कोक की क्वांटिटी कम कर दो। डेयरी मिल्क की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ानी है, डेयरी मिल्क की क्वांटिटी कम कर दो। पिज्जा की मार्जिनल यूटिलिटी घटानी है, पिज्जा की क्वांटिटी को बढ़ा दो। तो ये हम करते ही रहेंगे जब तक कि सबकी मार्जिनल यूटिलिटी बाय प्राइस सेम ना हो जाए। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अब मैंने कहा था एक और चीज पढ़ाऊंगी इसी कॉन्सेप्ट से, वो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का। तो सपोज करो यूटिलिटीज तो हमें मार्जिनल यूटिलिटीज तो है हमारे पास, प्राइस भी डिटर्मिन हो गया मार्केट में। सपोज करो प्राइस डिटर्मिन हुआ मार्केट में 2 का, 2 2 2 2 2 2। तो अगर 2 का प्राइस है, कितने यूनिट्स खरीदोगे? 4 के। चलो ये भी फाइनल हो गया, 4 यूनिट्स खरीदोगे, राइट? तो अब देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या है। क्या है कंज्यूमर सरप्लस? प्राइस तो है 2 का, पहले यूनिट पे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली? 10 की। पहले यूनिट की कितनी मार्जिनल यूटिलिटी थी? 10। दाम आपने कितना दिया उसके लिए? 2। तो फायदा किसका? आपका। कितना? उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, जो था मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, जो है 8 पहले यूनिट के लिए। कंज्यूमर सरप्लस है 8 का। सेकेंड यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी थी 8 की, प्राइस था 2, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ? 6। तीसरे यूनिट के लिए हुआ 4 - 2 2। चौथे यूनिट में कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं।